हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको जो है वो मॉडल पेपर हिंदी का लेके आए हैं। जो भी क्वेश्चंस हमारे कल एग्ज़ाम है हमारा यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी का, तो हम कुछ मॉडल पेपर लेके आए हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि इस बार अ, बहुत ही ज़्यादा संभावना है पेपर में आने की, तो हम उसका एनालिसिस करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। क्योंकि कल एग्ज़ाम है, इसलिए हम बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, जो हमारे पहला प्रश्न आता है उसमें जो हमारा हिंदी गद्य का इतिहास है उसमें से उठा के प्रश्न पूछता है। हिंदी गद्य का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है और बहुत ही बड़ा है, बहुत ही व्यापक है। तो कम समय में उसको पढ़ना जो है संभव नहीं हो पाता। इसलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए मॉडल पेपर के साथ, जो कि अ, बहुत ही ज़्यादा संभावना इस बार पेपर में आने की। तो चलिए, हम मॉडल पेपर में जो हमारा पहला प्रश्न आता है उसमें हिंदी गद्य के इतिहास से जो है प्रश्न आता है। तो अ, जिंदगी और जोक, जिंदगी और जोक के लेखक का नाम क्या है? जिंदगी और जोक के लेखक का नाम अमरकांत है। यानी कि ऐसे दे देगा आपको कि जिंदगी और जोक के लेखक हैं और चार ऑप्शन दे देगा। और उसमें अगर देखिए अमरकांत आपका नाम है तो या तो अमरकांत का नाम दिया रहेगा या तो दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा आपको सही उत्तर याद करना है। जिंदगी और जोक के लेखक का नाम अमरकांत है। और दूसरा जो है, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं। हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, ऐसे इसमें भी चार ऑप्शन दे देगा। तो उसमें से आपको महादेवी वर्मा को चूज करना है। तो हिंदी के रेखा चित्रकार महादेवी वर्मा। अब एक देखिए गा वाला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? ये रहेगा किस विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, इससे देखिए आपको पता लगता है कि जो भी लिखने वाला है वो अपने बारे में कह रहा है कि क्या मैं याद करूं या क्या भूलूं। तो ये एक आत्मकथा, जैसे आत्मकथा नाटक और बहुत सारे जो है विधा होती हैं, तो ये क्या है, आत्मकथा है। और ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पे लगा लीजिए कि आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक गद्य का जनक जो है हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहते हैं। जो आधुनिक गद्य है उसका जनक हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहते हैं। और जो हमारा अंगा वाला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ये भी कई बार जो पूछा गया है, पिछली बार भी पूछा गया था, 2023 वाला जो बोर्ड पेपर हुआ है क्लास 12th का, उसमें भी ये पूछा गया था। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो यह ऐसे भी जैसे इसका आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की संपादित पत्रिका का क्या नाम है? तो सरस्वती। इसको दोनों तरीके से पूछ सकते हैं कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक जो हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। या ऐसे पूछ सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या है। तो और बहुत सारी पत्रिकाओं का जो है नाम दे देगा और कह देगा इसमें से कौन सा ही है। तो हमें जो है सरस्वती पत्रिका पे जो है वो ध्यान देना होगा। तो एक देखिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के गद्य की संज्ञा किसने दी? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? और हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? कहानी। ये सब देखिए आपको, ये जो मैंने लिख दिया है। और मैं कुछ प्रश्न आपको जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे हैं वो आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए एग्जाम दृष्टि से। तो ये जैसे पूछता है तो हमारे दे देगा जो है ऑप्शन दे देगा और चार ऑप्शन दे देगा और उसमें से आपको ऑप्शन चूज करना रहता है। और देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है
वासुदेव शरण अग्रवाल, इसमें इन्होंने एक चैप्टर आपका भी लिखा है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लिखित कृति है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, तो ये है पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पुत्र। तो ये देखिए, तो हमारा ये जो हमने 6 प्रश्न लिखा है, कम से कम इसमें से आपको 2 से 3 प्रश्न आपको जरूर मिल जाएंगे। अगर ये प्रश्न आपने जो पढ़ के एग्जाम देने गए, तो ये प्रश्न आपको जरूर मिल जाएंगे इसमें से कोई ना कोई। अब जो हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन, वो आता है हिंदी पद्य का इतिहास से क्वेश्चन आता है। तो जो हमारा दूसरा प्रश्न आता है वो हमारा हिंदी पद्य का, वो पहला प्रश्न हमारा होता है गद्य का इतिहास, और दूसरा प्रश्न जो होता है वो हमारा पद्य का इतिहास होता है। तो इसमें देखिए जो प्रश्न आने की संभावना इस बार, उसमें हमारा प्रश्न है कि यामा, यामा किसकी रचना है। तो यामा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको चुनना रहेगा। एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यामा किसकी रचना है, तो यामा महादेवी वर्मा की रचना है। और निम्न में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई, निम्न में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई। तो हमारा प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग में लिखी गई थी, या और यह हरियोध सिंह उपाध्याय की रचना है। प्रिय प्रवास जो है वो हरिऔध सिंह उपाध्याय, और यह द्विवेदी युग में लिखी गई थी। और यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार का आया हुआ क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रचना द्विवेदी युग से युग में लिखी गई, तो प्रिय प्रवास, और इसके जो लेखक हैं तो वह हरिऔध सिंह, हरिऔध सिंह उपाध्याय। तो ये है, तो प्रिय प्रवास जो है द्विवेदी युग में लिखी गई, और इसके जो रचयिता हैं वो हरिऔध सिंह उपाध्याय। और कबीर के गुरु का क्या नाम था, कबीर दास जी जो इन्होंने बहुत सारे दोहे कहे हैं, तो कबीर के गुरु का क्या नाम था, तो उनके गुरु का नाम रामानंद था। और ये देखिए गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है, गद्य विधा की दृष्टि से नीड़ का निर्माण फिर यह एक पद्य है, यानी कि पद्य विधा में यह लिखी गई है, मगर जब गद्य विधा की दृष्टि से यह एक आत्मकथा है, नीड़ का निर्माण फिर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। धर्मवीर भारती, गुनाहों के देवता किसने लिखा, तो वो धर्मवीर भारती ने लिखा। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती ने लिखा। ये हमारे जो आने वाले क्वेश्चन से उनमें से जो संभावित प्रश्न है वो है, यामा रचना है महादेवी वर्मा की। निम्न में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई, तो निम्न में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई, तो वह प्रिय प्रवास, और इसके रचयिता जो है हरिऔध सिंह उपाध्याय हैं। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती ने लिखा, और गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है, नीड़ का निर्माण फिर। अब जो हमारा तीसरा प्रश्न होता है उसमें एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसी से जो हमें प्रश्न छांटना होता है, उसी से प्रश्न पूछता है, उसी से जो है हमें उसका आंसर देखना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया दूसरा प्रश्न। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए जो हमारा तीसरा प्रश्न होता है उसमें जो है पैराग्राफ दिया रहता है, जो हमारे चैप्टर्स हैं, जो हमारे पार्ट हैं, उन्हीं में से कोई पैराग्राफ उठा के दे देता है और कहता है कि इसकी व्याख्या कीजिए, इसका संदर्भ लिखिए, और उसी में से कुछ प्रश्न पूछता है। ये देखिए हमने जो लिखा है माता पिता, ये अभी हम आपको पूरा पढ़ के सुना दे रहे हैं। तो इसमें माता पृथ्वी को प्रणाम है, यहाँ पे पृथ्वी रहेगा, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है।
यह परिणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृष्टि पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र की प्रति मनुष्यों के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग, सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने पृथ्वी को प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट है, इसी में से पूछेगा। तो देखिए सबसे पहले जो इसमें हमारा पूछता है, जैसे कह दिया कि इसका संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ जो ऐसे लिखा जाता है, तो संदर्भ देखिए लिखा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश। जैसे अगर यहाँ पे कविता रहेगी तो हम प्रस्तुत पद्यांश लिखेंगे, मगर यहाँ पे जो अगर हमें जो है वो गद्य रहेगा तो हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब ये जिस पाठ का रहेगा उसी पाठ का हम नाम लिखेंगे। तो कौन सा पाठ है? तो राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप। आपको सभी लेसन से सभी चैप्टर के नाम याद होने चाहिए और उसके लेखक और रचयिता का नाम याद होना चाहिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक, अगर यहाँ पे गद्य रहेगा तो लिखेंगे हम रचयिता, मगर यहाँ पे अगर पद्य रहेगा तो रचयिता लिखेंगे, और गद्य है तो इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो ये देखिए जो हमने लिखा है आपके सामने, ये बार बार जो है रिपीट करता है पेपर में, और ये इस बार भी आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना, 100% संभावना है कि ये आएगा। तो ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। और इसमें अथवा करके दिया रहता है, अथवा कोई एक और पैराग्राफ दे देगा, उसको कह देगा इसको लिखिए। और इसमें कुछ प्रश्न पूछे, जैसे यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, इसे अंडरलाइन तो कह देता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित जो किए गए यानी कि जिसके नीचे ये लाइन पड़ी हुई है उसकी हमें व्याख्या करनी है। तो थोड़ा बहुत अलग करके लिख दिया जाता है और कुछ प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ के समझना है। अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आता तो कुछ ऐसा देखिए जो प्रश्न में हो, जैसे कॉमन शब्द देखिए। जैसे प्रश्न में पूछ लिया कि माता यानी कि पृथ्वी के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो हमें देखना चाहिए कि व्यवहार हमारे जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें व्यवहार कहाँ है। तो बस वही लाइन उठा के हम आंसर में लिख देंगे तो हमारा वो क्वेश्चन लगभग सही हो जाता है। बहुत कभी जगह ऐसा होता है, 99% जो है हमारा ऐसे सही हो जाता है। लेकिन हमें कॉमन शब्द ढूंढना है, क्या शब्द जो प्रश्न में है वही हमारा यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कहाँ लिखा हुआ है। तो ऐसे हम जो है इसका आंसर निकालते हैं। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। अब जो चौथा प्रश्न होता है बिल्कुल इसी की तरीके से होता है, मगर उसमें जो है पद दिया रहता है। ये हमारा जो है गद्य था और उसमें हमारा पद दिया। अब याद रखें कि इसमें अथवा भी दिया रहता है, जैसे माता पिता, और इसके बाद भी हमें अथवा करके दूसरा स्टेटमेंट दिया रहेगा। तो जो आपको सरल पड़े वही आपको लिखना है। मगर ये जो हमने आपको बताया ये इम्पोर्टेंट है और जो है कई बार पेपर में पूछा गया है और इस बार भी आने की जो है 100% संभावना है।
अब देखिए जो हमारा जो है वो चौथा प्रश्न होता है, उसमें ऐसे दिया रहेगा, मतलब हमारे जो किताब है जो हमने पढ़ा है जो पद्यांश, उसी में से कोई उठा के दे देगा और कहेगा इसका संदर्भ लिखिए। और इसमें देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछता है कि प्रस्तुत गद्यांश, इसमें भी अंडरलाइन कर देगा और कहेगा इसकी व्याख्या कीजिए या इसका संदर्भ लिखिए। और इसमें कुछ क्वेश्चन से पूछ लेता है, जैसे काव्यगत सौंदर्य लिखिए। तो ये सब इसमें आपको पहचानना पड़ेगा। तो हम आपको अभी बताते हैं कि कैसे इसको आपको लिखना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये पूरा स्टेटमेंट क्या है। तो हमारा जो लेसन नंबर 2 है पद्यांश का कैकेयी का अनुताप, मैथिली शरण गुप्त जी ने इसको लिखा है, उसका पैराग्राफ नंबर 4। ये पैराग्राफ नंबर 4 है। अगर आपके पास बुक हो तो आप उसमें देख लीजिए। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार जो हम बता रहा हूँ मैं, जो आपके सामने हम कंटेंट लेकर आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है और पढ़ने लायक है। कल आपको पेपर में हो सकता है यही देखने को मिल जाए। तो इसमें दिया है कि यह सच है तो अब लौट चलो घर को। जब श्री रामचंद्र जी वनवास को चले गए और फिर बाद में कैकेयी को अपना जो है गलती का पछतावा हुआ, तो वो जो है राम जी के पास गईं और उनसे कहा, क्या कह रही हैं ये सब इसमें सुनो, अपनी गलती की माफी मांग रही हैं। तो इस स्टेज में ये दिया गया है कि यह सच है अब लौट चलो तुम घर को, लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधवो तुषारा विरता यथा विधुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंह अब थी हाहा गोमुखी गंगा, हाँ जानकर भी मैंने भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी या माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन हूँ तात तुम्हारी मैया। तो इसमें कैकेयी जी ये रामचंद्र जी को जो है कह रहे हैं कि आप हमारे साथ घर चलिए। उनका ये स्टेटमेंट सुनकर जितने लोग वहां बैठे थे सब जो है वो हो उठे कि मतलब वो अचंभे में पड़ गए कि भाई यही कैकेयी जो जिद कर गई थी कि श्री रामचंद्र जी को जो है वनवास कर दिया जाए और भरत को गद्दी पे बैठाया जाए, बाद में फिर ये कैसे बदल गई। तो ये हमारा दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो हम पहले संदर्भ लिखे थे बिल्कुल उसी तरह रहेगा। तो हमने वहां पे बताया था प्रस्तुत गद्यांश बताया था, प्रस्तुत गद्यांश, यहाँ पे हमारा पद्यांश रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के कैकेयी का अनुताप, यानी कैकेयी का पछतावा, कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता, वहां पे देखिए रहेगा लेखक, मगर यहाँ पे रहेगा रचयिता। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो ये हमारा है। और इसमें पूछता है काव्यगत सौंदर्य क्या है। तो काव्यगत सौंदर्य देखिए, जैसे इस पंक्ति में जो जो आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे इसमें जो है कैकेयी जी जो है अपने आप को पछतावा कर रही हैं। तो इसमें जो है कह सकते हैं आपकी करुणस होगा, यानी कि उन्हें दुख है अपनी गलती का। तो इसमें करुणस मान लीजिए, करुणस हो गया। और जो छंद है वो मंदक्रांता छंद है। और अलंकार देखिए, इसमें उपमा है, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार है। और ये जो भाषा है
वो खड़ी बोली। आप जानते ही हैं ये सब लगभग खड़ी ही बोली रहती है, तो ऐसे 2-4 लिख देंगे आप तो आपको नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पे भी जो है वो अथवा करके एक और स्टेटमेंट दिया रहता है। और जो अगला प्रश्न आता है इसमें वो आता है जीवन परिचय। तो गद्य से आएगा जीवन परिचय और पद्य से भी आएगा। तो हम आपको 2 बता दे रहे हैं, सिर्फ 2। उसको आप याद कर लेंगे तो एक गद्य में लिख देंगे, एक पद्य में लिख देंगे, और 100% मैं गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप लिख के ले लीजिए स्टेटमेंट। तो एक याद कर लीजिए आप जो है वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, शरण अग्रवाल। और जो दूसरा है वो याद कर लीजिए आप जो है मैथिली शरण गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त। तो ये दोनों आप याद कर लीजिए। इसको आप गद्य में जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा। और मैथिली शरण गुप्त जी इसको आप पद्य में लिख दीजिए। हम आपको बताएं कि किस तरीके से जो है वो लिखा जाता है जो है जीवन परिचय। वो आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं ताकि जो है आप गड़बड़ ना करें, जिससे जैसे आपको कम याद है तो आपकी लाइनें जो हैं वो जल्दी खत्म हो जाती हैं। तो जैसे सबसे पहले आपको जैसे मान लीजिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लिख रहे हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का अगर आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए जन्म, जन्म, फिर लिखिए जन्म स्थान, जन्म स्थान ये, और यहाँ पे लिखिए मृत्यु, और यहाँ पे लिखिए मृत्यु स्थान, मृत्यु स्थान। यहाँ पे लिखिए पिता का नाम, पिता का नाम। यहाँ पे लिखिए माता का नाम, माता का नाम। यहाँ पे शिक्षा लिख दीजिए, शिक्षा। यहाँ पे कॉलेज लिख दीजिए, यहाँ पे यानी स्कूल कॉलेज कहाँ से शिक्षा प्राप्त की वो लिख दीजिए। अगर गुरु का नाम आपको याद हो तो गुरु लिख दीजिए, गुरु का नाम, गुरु का नाम। और जो है वो अगर पुरस्कार उसकर कोई पाए हो तो वो लिख लीजिए। तो ये देखिए आप अगर ऐसे लिख देंगे तो 5 से 6 लाइन जो है आपकी ऐसे ही हो जाएगी। और फिर यहाँ बीच में जो है मोटिंग हेडिंग बना के कृतियां लिख दीजिए, कृतियां। तो जो है वो आपका लगभग लगभग जो है 7 से 8 लाइन ऐसे ही भर जाएगी। और वैसे आप 10-15 लाइन भर दीजिए तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तो ऐसे ही आपको लिखना है जो है जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का याद कर लीजिए और मैथिली शरण गुप्त जी का याद कर लीजिए। मैं 100% गारंटी लेता हूं आपको दोनों जरूर मिल जाएंगे। देखिए आपको जब कम समय रहता है तो हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क के साथ आपको जो है स्मार्ट वर्क करना है, यानी कि क्या पढ़ें वही पेपर में आ जाए, तो उसे हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये हमारे खंड का के प्रश्न आते हैं, और जो खंड खा में होते हैं वो हमारा जो है वो व्याकरण से आते हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो का पार्ट है, और दूसरे वीडियो के पार्ट में जो है हम आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानकारी देंगे। तो ठीक है, अब हमारा दूसरा पार्ट शुरू होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। आज ये वीडियो इतना ही, फिर अगली वीडियो जो है उसमें आप खंड खा देखिए।